नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ प्रोकैरियोट्स भी है जिनसे एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द एचजी कॉन्सेप्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से दे दी है, कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप डायरेक्ट अच्छे से याद रख लें। तो द एचजी कॉन्सेप्ट विद बैक्टीरिया, पहला यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, उनके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल होता है साइजोमाइसिटीज। ये बस आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्लियर है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो साइजोमाइसिटीज ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा है, एक टर्म है एक्टिनोमाइसिटीज, जिन्हें फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहा जाता है, तंतुमय जीवाणु। इस एक्टिनोमाइसिटीज के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। इन्हें या इसे रे फंजाई या रश्मि कवक के नाम से जाना जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज या फिलामेंटस बैक्टीरिया को रे फंजाई के नाम से जाना जाता है। पहले इसे कवकों या फंजाई में शामिल किया जाता था, नाम से पता लग रहा है माइसिटीज, लेकिन ये प्रोकैरियोट है और कवक या फंजाई क्या है, यूकैरियोट है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट में शामिल कर लिया गया। एक तरीके से ऐसे फंजाई जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीव हैं जिनमें कुछ लक्षण फंजाई के हैं और कुछ लक्षण प्रोकैरियोट के हैं, क्लियर है। तो यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, साइजोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज को फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये रे फंजाई है। पहले इनको कवकों में शामिल किया जाता था, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, इसलिए अब इन्हें प्रोकैरियोट या जगत मोनेरा में देख सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज के लिए आपको याद रखना है, ये आपको पता भी लग गया कि इसे जीवाणु व कवकों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कवकों जैसे हैं, फंजाई जैसे हैं और कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं, तो दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कनेक्टिव लिंक एक्टिनोमाइसिटीज है, जो प्रोकैरियोट जीव है, जिन्हें रे फंजाई कहा जाता है या फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब जब कवक जैसे लक्षण है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन इनमें किसके द्वारा होगा, कोनिडिया द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। प्रोकैरियोट एक्टिनोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होगा। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला है नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य है। ये नोकार्डिया से आपको याद रखना है कि जब पहली बारिश होती है, प्रथम वर्षा के बाद मिट्टी की जो सौंधी महक आती है, वो इस नोकार्डिया के कारण आती है। माइको जो बैक्टीरियम, जिन्हें हम बैक्टीरिया कह रहे थे, वो भी एक्टिनोमाइसिटीज के ही सदस्य हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी रोग करता है, माइकोबैक्टीरियम लैम्प्री जो लेप्रोसी रोग करता है, कुष्ठ रोग करता है, बैगिटोआ और प्रेंकिया भी एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य हैं। देखिए स्लाइड को, यू बैक्टीरिया इसे साइजोमाइसिटीज भी कहते हैं और एक टर्म है एक्टिनोमाइसिटीज। और ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है, इन्हें फिलामेंटस बैक्टीरिया या रे फंजाई, कुछ लक्षण फंजाई जैसे, कुछ बैक्टीरिया जैसे, इसलिए दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक भी इसको कहते हैं। नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम, बैगिटोआ और फ्रेंकिया के बारे में भी आपको चीजें याद रखनी है, देख लीजिए। आइए आगे बात करते हैं। आगे एक और टर्म है रिकेट्सिया, क्लियर है। रिकेट्सिया, इसमें जीवाणु व विषाणुओं के बीच की योजक कड़ी से कहा जाएगा। वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक इसको कहा जाएगा, रिकेट्सिया को। और बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कनेक्टिव लिंक इसको कहा जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज को। ये कनेक्टिव लिंक सीधे पूछ लिए जाते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, क्लियर है। एक और टर्म है क्लेमाइडिया, ये सब प्रोकैरियोट में आएंगे। यू बैक्टीरिया साइजोमाइसिटीज,
फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज या रे फंजाई, उसके बाद रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, ये सब प्रोकैरियोट में आते हैं। क्लियर है? क्लेमाइडिया, इसे रिकेट्सिया और वायरस के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। और प्रोकैरियोट में यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है। आराम से आप चीजों को समझिए। फिर आप सोचेंगे सर आपने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा तीन ही बताए, फिर बैक्टीरिया में ही आर्की बैक्टीरिया आता है। और ये तीन नाम, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी बैक्टीरिया है, एक तरीके का फिलामेंटस बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे भी लक्षण है और फंजाई जैसे भी है। दो नाम आपको याद रखना है, रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया। क्लियर है? आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। अभी बाकी नाम कहां से आ गए? रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया याद रखना है, एक्टिनोमाइसिटीज और आर्की बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के ही पार्ट है। लेकिन अगर आप इसको अलग से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। रिकेट्सिया वायरस और रिकेट्सिया के बीच की कनेक्टिव लिंक है क्लेमाइडिया। अब ये कनेक्टिव लिंक के कॉन्सेप्ट को आप यहां पर इस बॉक्स में देखिए। निर्जीव, नॉन लिविंग और सजीव, लिविंग। निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है विषाणु। विषाणु और जीवाणु के बीच की योजक कड़ी है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया और विषाणु के बीच की योजक कड़ी है क्लेमाइडिया। और जीवाणु और कवक के बीच की योजक कड़ी है एक्टिनोमाइसिटीज। कंफ्यूज नहीं होना है और एक ही बार रीडिंग मारनी है। आपको आइडिया रहे क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज ये भी प्रोकैरियोट है, बस कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ जाए जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद यही है, वरना बैक्टीरिया कंप्लीट कर चुके हैं हम। आगे हम अब ब्लू ग्रीन एल्गी को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है बैक्टीरिया के बाद की सारी चीजें कंपाइल हो जाए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रख लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सेलेक्टिव, सिस्टमैटिक और सिंपलेस्ट वे, उसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी वायरस, वायरस और बैक्टीरिया के बीच की योजक कड़ी रिकेट्सिया, वायरस और रिकेट्सिया के बीच की योजक कड़ी क्लेमाइडिया और जीवाणु और कवक के बीच की योजक कड़ी कौन है? एक्टिनोमाइसिटीज। और प्रोकैरियोट में कौन कौन आएंगे? यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया। देखिए आराम से, आगे चलते हैं। आगे है जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एजेटोबैक्टर एक जीवाणु है जो अविकल्पी वायवीय है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाएगा, इसको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एजेटोबैक्टर कौन सा है? अविकल्पी वायवीय। वायवीय के अलावा, एरोब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अविकल्पी का मतलब है ऑब्लिगेट और वायवीय का मतलब है एरोब। ऑब्लिगेट एरोब है एजेटोबैक्टर। क्लियर है? फिर है जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। यहां से क्या क्या चीजें आपको याद में रखनी है, देखिए। अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड लाइट में होता है। प्लांट्स और एल्गी में फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इंफ्रारेड लाइट या अवरक्त प्रकाश में होता है। और इसके लिए जो रिएक्शन सेंटर है वो B890 या P890 होगा। और ये 890 ही क्या है? तरंग धैर्य का मान है, लैम्डा का मान है, इसमें नैनोमीटर में। क्लियर है? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस इंफ्रारेड लाइट या अवरक्त प्रकाश में होगा, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनका रिएक्शन सेंटर बताएगा कि
कौन सी रेंज की वेवलेंथ इसमें यूज होगी। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा जनरली, दो नाम आते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। बैक्टीरिया में पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा लेकिन पीएस सेकंड एब्सेंट होता है। और याद कीजिए, इस पीएस सेकंड में ही जल का प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो वाटर के फोटोलाइसिस से बनती है, जल के प्रकाशिक अपघटन से बनती है। और कौन से सिस्टम में बनती है? पीएस सेकंड में। बैक्टीरिया में ये पीएस सेकंड एब्सेंट होता है, इसका मतलब इसके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए इस प्रकाश संश्लेषण को अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप ये चीजें याद रखें, क्या क्या? इंफ्रारेड लाइट, रिएक्शन सेंटर, और रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए एजेटोबैक्टर याद रखें। बैक्टीरिया के लिए एक और टर्म है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। देखिए, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक शब्द आपने अच्छे से सुना है। क्या डेफिनेशन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसे केमिकल सब्सटेंस बनाए जाए जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायक हो, क्या कहलाएंगे? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। आराम से स्लाइड को देखिए आप। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि बैक्टीरिया के ऐसे कॉन्सेप्ट या प्रोकैरियोट जीवों के ऐसे कॉन्सेप्ट जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको याद करना। इसके बाद हम ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा कंप्लीट, उसके बाद प्रोटिस्टा। आइए, एंटीबायोटिक नाम सबसे पहले प्रतिजैविक शब्द किसने दिया? वैक्समैन ने। कई बार बच्चे जल्दबाजी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके आ जाते हैं। एंटीबायोटिक नाम वैक्समैन ने दिया। और इसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और एंटीबायोटिक नाम वैक्समैन ने दिया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी एंटीबायोटिक की खोज की थी? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज भी यही है। और ये पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है ये कहां से प्राप्त होगा? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, एक फंजाई है। और ये फंजाई किस क्लास का सदस्य है? एस्कोमाइसिटीज क्लास का सदस्य है। क्लियर है? देखिए, एंटीबायोटिक नाम वैक्समैन ने, सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की, और किस कवक से? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये पेनिसिलियम नोटेटम कौन से वर्ग से संबंधित है? फंजाई के एस्कोमाइसिटीज क्लास से। क्लियर है? आइए, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या डीएनए। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है न्यूक्लियोइड, जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। तो प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है या डीएनए है वो नेग्ड डीएनए है, नग्न डीएनए है, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और इसे ही जीनोपोर भी कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, अगर ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोट में लिंकेज समूह कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 1। ये बात याद रखनी है, प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप कितना होता है? 1। इसे जीनोपोर या न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक नाम है हिस्टोन प्रोटीन। आपने सुना भी है। ये हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इसमें आर्जिनिन और लाइसिन
दो अमीनो एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसका मतलब ये अमीनो एसिड भी धनात्मक है। आर्जिनिन और लाइसिन, स्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं? आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है ये, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर ये स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, ये बात याद रखनी है। प्रोकैरियोट में स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और मैंने आपको बताया भी है कि आर्की बैक्टीरिया प्रिकर्सर है, पूर्वज है, इससे ही फिर बाकी किंगडम्स का निर्माण हुआ है। और इसका सही से एविडेंस यही है कि आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन है, बाकी यूकेरिया में भी हिस्टोन प्रोटीन है, बस जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। आर्की बैक्टीरिया के अलावा जितने भी प्रोकैरियोट है उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव नेचर का होता है, इसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच अमीनो एसिड होते हैं, तो ये अमीनो एसिड भी पॉजिटिव नेचर के ही हुए और ये डीएनए की पैकेजिंग में मदद करता है। क्लियर है बात? तो आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, उसके अलावा बाकी सभी जितने भी प्रोकैरियोट है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा सिवाय आर्की बैक्टीरिया के। आराम से देखिए इसे। आगे चलते हैं। इसी प्रोकैरियोट डीएनए के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है। आप ये तो जानते हैं कि ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है। ए के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी और जी के साथ सी। अब प्यूरीन और पिरिमिडीन दो टर्म और है, ए और जी ये प्यूरीन है और TCU, वैसे यू को अलग कलर से इसलिए लिखा है कि ये किसमें पाया जाता है? यूरेसिल है, आरएनए में पाया जाता है। अभी हम बात डीएनए की कर रहे हैं, तो डीएनए में टी और सी ही होगा। तो ये डीएनए की जानकारी है, प्यूरीन एजी, पिरिमिडीन टीसी, ए के साथ टी, जी के साथ सी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, डीएनए में ए प्लस जी जितनी संख्या होगी उतनी ही टी प्लस सी होगी। क्यों? क्योंकि ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा। ये नियम मैं नहीं, एक वैज्ञानिक है चारगाफ का नियम। इस चारगाफ ने बताया कि ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, क्योंकि ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, तो जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने सी होंगे उतने ही क्या होंगे, या जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। इसके आधार पर कि डीएनए में ए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो सामने टी होगा, और जी है तो क्या होगा? सी होगा। क्लियर है बात? इस बेसिस पे चारगाफ ने यह कहा, और यह भी कि ए प्लस जी कोण में टी प्लस सी, तो जितने ए प्लस जी है उतने ही टी प्लस सी होंगे, तो इनका अनुपात नियत जो है वो कितना आएगा? एक आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट द एचजी कॉन्सेप्ट देखिए। प्रोकैरियोट में जीसी रिच रीजन पाया जाता है, कहने का मतलब जीसी ज्यादा होंगे, तो प्रोकैरियोट के लिए जी प्लस सी ज्यादा होंगे ए प्लस टी से। देखिए, जीसी रिच रीजन ज्यादा होगा तो ए प्लस टी से जीसी ज्यादा होंगे। हायर थर्मोस्टेबिलिटी, तो जीसी रिच रीजन ज्यादा होने की वजह से उस डीएनए की ताप के प्रति स्टेबिलिटी या स्थायित्वता ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब जिस डीएनए में जीसी रिच रीजन ज्यादा है वो अधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखेगा। देखिए, तो प्रोकैरियोट में जीसी रिच रीजन ज्यादा है और ए प्लस टी से जीसी ज्यादा है, यूं कह सकते हैं। और हायर थर्मोस्टेबिलिटी पाई जाएगी जिस डीएनए में जीसी रिच रीजन ज्यादा है।
कहने का मतलब यूकेरियोट और प्रोकैरियोट की तुलना की जाए तो प्रोकैरियोट का डीएनए हायर थर्मोस्टेबिलिटी, अधिक ताप स्थायित्व रखता है। आराम से देखिए। आइए आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पढ़िए इसे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक डीएनए के लिए सत्य है? पहला, ए प्लस टी जी प्लस सी बराबर नियत। ऐसा तो नहीं है, अभी मैंने कहा प्रोकैरियोट में जीसी रिच रीजन ज्यादा होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद है ए प्लस सी बटे में जी प्लस टी, ए प्लस सी और जी प्लस टी ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। ये देखिए जी प्लस सी ए प्लस टी और इसका मान एक से ज्यादा है। और आपको पता है किसी भी भिन्न में अगर ऊपर जो अंश है उसका मान ज्यादा है तो एक से ज्यादा होगा, और अगर हर का मान ज्यादा है तो एक से कम होगा। तो इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जीसी रिच रीजन ज्यादा है, और अगर जीसी रिच रीजन ज्यादा है तो वो कौन सा डीएनए हो गया? प्रोकैरियोटिक डीएनए। और इसमें पता लग रहा है कि एटी रिच रीजन ज्यादा है, तो ये किसके लिए है? यूकेरियोटिक डीएनए के लिए। क्लियर है बात? तो प्रोकैरियोट के लिए याद रखना है कि उनमें जीसी रिच रीजन ज्यादा होता है, इसलिए आंसर सी है। चारगाप का नियम क्या कहता है कि जितने प्यूरिन हैं उतने ही प्रीमिडीन होंगे। ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। ए प्लस जी क्या है? प्यूरिन, और टी और सी क्या है? पिरिमिडीन। किसी भी डीएनए में चारगाप के नियमानुसार जितने प्यूरिन है उतने ही पिरिमिडीन होंगे। क्लियर है बात? ये चारगाप का नियम और प्रोकैरियोट से संबंधित ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये बताने का प्रयास है कि प्रोकैरियोट में जीसी रिच रीजन या क्षेत्र पाया जाता है। इसकी वजह से प्रोकैरियोट के डीएनए की स्टेबिलिटी, ताप स्थायित्व या थर्मोस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आराम से देखिए इसे। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रोकैरियोट में जीसी रिच रीजन पाया जाता है। आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लैंगिक जनन, जिसको बहुत अच्छे से अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अलग, कॉन्जुगेशन अलग, ट्रांसडक्शन अलग, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर भी सीधी जानकारी, मैं बार बार कह रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाए तो बेटर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ ने, कॉन्जुगेशन की लेडरबर्ग और टेटम ने, और ट्रांसडक्शन की जिंडर और लेडरबर्ग ने। और कॉन्जुगेशन में ही सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, किसके द्वारा? सेक्स पिलाई के द्वारा। और ये सेक्स पिलाई बनाने वाला या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने वाला जो प्लाज्मिड है उसे क्या कहा जाएगा? एफ प्लाज्मिड। और एफ प्लाज्मिड के लिए ही एक और टर्म है एपिसोम। क्लियर है बात? आराम से देखिए। आगे चलते हैं। आगे है जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? एंथ्रेक्स का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन बनाने में किया जाता है। फिर देखिए, अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आता है मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि कौन किसको किस में बदल रहा है। इकोलाई बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में पाया जाता है, और ये कुछ विटामिन ई और के का फॉर्मेशन भी करता है। कहां पाया जाता है? बड़ी आंत के कॉलन वाले भाग में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें एक स्पेशल जीन होती है जिसे क्या कहा जाता है? निफ जीन। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है।
कि कौन सी जीन कहां है। बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है वो निफ जीन है, याद रखना है आपको। आर्की बैक्टीरिया, इसमें मेथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजन मिथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोफाइल्स नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर क्षारीयता अधिक पाई जाए। और उसके बाद थर्मो मतलब टेम्परेचर ज्यादा, एसिडोफाइल्स जहां पर एसिड ज्यादा। क्लियर है? मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मेथेनोजन जैसे रूमिनोकोकस, जो आपको पता है रूमिनेंट में पाया जाता है, गाय, भैंस, बकरी, इनमें। थर्मो एसिडोफिल में थर्मो जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल रहे। और एसिडोफाइल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज एनर्जी सोर्स के रूप में करें। देखिए, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स ये आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण है। याद रखना, आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रेजेंट होती है। आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट के सभी कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, बस हिस्टोन पाया जाता है। बाकी प्रोकैरियोट में, आर्की बैक्टीरिया के अलावा बाकी प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। आगे देखिए, सेल वॉल आपको पता है प्रोकैरियोट की पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसी में एक एसिड और होता है टेकोइक अम्ल, और ये किसमें पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक एडिशनल टेकोइक अम्ल भी पाया जाता है, जो आपको याद रखना है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70 एस प्रकार के होते हैं, और यहां पर एस जो है वो स्वेदबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और इसका मात्रक या मान 1 स्वेदबर्ग बराबर 1 गुणा 10 की पावर -13 सेकंड है। मात्रक सेकंड है। सेडिमेंटेशन, उसको जमने में कितना समय लग रहा है? 1 स्वेदबर्ग यूनिट बराबर 1 इंटू 10⁻13 सेकेंड। और प्लाज्मिड आपको पता होगा ये कहां पाया जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, अतिरिक्त डीएनए। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा एक और डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है और साथ में क्या होता है? सर्कुलर होता है। इसे क्या कहा जाएगा? प्लाज्मिड कहा जाएगा। देख लीजिए आप, यहां से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आराम से देखिए इसे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट में, और खासकर किसमें? बैक्टीरिया में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में। और आपको पता है ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके लिए एक टर्म है मॉलिक्यूलर सीजर। आणविक कैंची के नाम से किसको जाना जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। और ये बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे, ओनली बैक्टीरिया में, ध्यान रखिए आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज डीएनए, आपने देखा था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को कैसे संक्रमित कर रहा था, उसकी मशीनरी को हैक कर रहा था और खुद मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, और बाद में लाइटिक साइकिल में तो बैक्टीरिया को मार भी रहा था। लेकिन इन बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए उनके अंदर प्रवेश करेगा वो उसके टुकड़े कर देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज की प्रोटेक्शन में काम आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके बारे में जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां फिर से हम ये बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद है कि प्रोकैरियोट से कोई ऐसा क्वेश्चन छूट नहीं जाए जो एग्जाम में आ जाए।
सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजें पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया पूरा हो गया है, उसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। नेक्स्ट हम आगे ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा। क्लियर है बात? तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।